जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल द एग्जाम डे प्रैक्टिस जोन। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे स्टडी से रिलेटेड आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहे और आपके ज्ञान का स्तर जो है बढ़ता रहे। एमसीक्यू की सीरीज जो हमने स्टार्ट की है, जिसे आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस तरह के क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम में देखेंगे, जिसकी पहले से प्रैक्टिस जो बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिससे एग्जाम में आप जब बैठें और क्वेश्चन को करें तो आपको कुछ नया सा ना लगे, आपको लगे कि आपका डेली रूटीन के प्रैक्टिस के क्वेश्चन हैं, जिससे आप आसानी से कर पाएँ और अच्छे नंबर लेकर के पास हो पाएँ। तो देखिए, क्वेश्चन को एक एक क्वेश्चन को अगर मैं डिफाइन करूँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो डिफाइन यानी डिटेल्स में समझने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए, जो आपकी वर्कशीट सॉल्यूशन दे रखा है, आप उसको आराम से समझिए। अभी जो है हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और सीधा ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, करेक्ट ऑप्शन को, और क्वेश्चन पढ़ने के बाद वीडियो को पॉज करके आप करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, फिर मेरे आंसर से मैच कीजिए। देखते हैं आपका कितना आंसर सही होता है और उसे आप कमेंट्स बॉक्स में फिर बताइए। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास के स्तर पर संसाधनों का वर्गीकरण नहीं है? विकास के स्तर पर संसाधनों का वर्गीकरण नहीं है। संभावित संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार और सामुदायिक। तो कौन सा विकास के स्तर पर वर्गीकरण नहीं है? नहीं वाले क्वेश्चन पे हमेशा मार्क कर लेना, नहीं तो गलत होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। तो नहीं है, कौन सा नहीं है? सामुदायिक। सामुदायिक जो है नहीं है। बाकी जो संभावी संसाधन, विकसित संसाधन और भंडार जो है, ये विकास के स्तर पर इनका वर्गीकरण किया गया है। सामुदायिक वाले का नहीं किया गया है। सामुदायिक वाले का स्वामित्व के आधार पर किया गया है। स्वामित्व के आधार पर हम 4 भागों में वर्गीकरण करते हैं। किसमें करते हैं वर्गीकरण? पहला जो है आपका हो जाता है किसमें? व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, तो उसी का पार्ट है ये। तो स्वामित्व, ये विकास के स्तर पर नहीं है, ये स्वामित्व के आधार पर है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? झूम कृषि को पश्चिमी घाट में किस नाम से जाना जाता है? तो झूम जो है कृषि की एक पद्धति है, कृषि करने का एक तरीका है, जिसको देश के अलग अलग राज्यों में अलग नाम से जाना जाता है, विदेशों में भी अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि आपका वियतनाम में झूम कृषि को रे के नाम से जाना जाता है। और आपको इसमें बताना है पश्चिमी घाट में किस नाम से जाना जाता है? खील, कुरुआ, कुमारी या कोमान? तो पश्चिमी घाट में इसे जाना जाता है कुमारी के नाम से। ठीक है, खील जो है आपका ये हिमालय क्षेत्र में जाना जाता है झूम कृषि को अलग अलग नाम से। निम्नलिखित में से कौन सी एक रोपड़ कृषि का उदाहरण है? रोपड़ कृषि का एक उदाहरण बताइए। चाय, कॉफी, रबड़ या सभी? तो रोपड़ कृषि का जो उदाहरण है वो क्या है? उपयुक्त सभी। क्यों? क्योंकि ये सारे चाय, कॉफी, रबड़, ये क्या है? बहुत बड़े भूखंड पे इसको किया जाता है। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस फसल को तैयार होने में लगभग 1 वर्ष का समय लग जाता है? कौन सी एक फसल ऐसी है, गन्ना, गेहूं, चावल, तरबूज, जिसको 1 वर्ष लग जाता है? अब देखो, अगर क्वेश्चन आपको राइट ऑप्शन पता है तो डायरेक्ट टिक कीजिए। अगर राइट ऑप्शन नहीं पता है तो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका है कि एक एक ऑप्शन को आप हटाते जाइए, फिर राइट ऑप्शन पे पहुंचिए। जैसे कि 1 वर्ष का समय लग जाता है। अब 1 वर्ष का, यानी तरबूज में अगर 1 वर्ष का लग जाएगा, आप खुद सोचिए, तो फिर वो आप मुश्किल हो जाएगी। तरबूज कब खाते हैं? आप गर्मियों में खाते हैं, वो 3-4 महीने पहले बोया जाता है, जायद की फसल कहते हैं इसे। तो ठीक है, तरबूज जो है 1 वर्ष का समय नहीं लेता है। चावल भी नहीं लेता है, क्योंकि चावल, गेहूं जो होता है वो एक ही फसल जब काटी जाती है तो उसके बाद दूसरी फसल बोई जाती है। तो 1 साल के अंदर चावल भी हो जाता है, गेहूं भी हो जाता है, और हमारा हो जाता है ये गन्ना। लगभग 14 से 12 महीने, 14 महीने लग जाते हैं इसमें। तो राइट ऑप्शन गन्ना। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चाय का सबसे बड़ा उत्पादक, यानी चाय की पैदावार सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है? भारत, चीन, जापान, बांग्लादेश। तो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? राइट ऑप्शन है चीन। सबसे बड़ा चीन है, उसके बाद भारत का नंबर आ जाता है उत्पादक में। और उपभोक्ता अगर आ जाए, इसी क्वेश्चन को अगर घुमा के दे दे, चाय का सबसे बड़ा उपभोक्ता, उपभोक्ता मतलब समझ गए, प्रयोग करने वाला, तो भारत सबसे ज़्यादा मतलब चाय का उपभोक्ता है। चाय पीते हैं ज़्यादा लोग, चाय पी पी कर, चाय पिला करके लोग प्रधानमंत्री बन जाते हैं। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है? कौन सी एक रेशेदार फसल है बताइए? कपास, जूट, सन और उपयुक्त सभी। तो रेशेदार फसल में हम इन तीनों को मानते हैं, तो राइट ऑप्शन डी। ठीक है। 7th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आंदोलन को रक्तहीन क्रांति का नाम दिया गया है? रक्तहीन क्रांति। ठीक है, भूदान, ग्राम आंदोलन, रूसी क्रांति, द्वितीय विश्व युद्ध, फ्रांसीसी क्रांति। तो देखिए, मैंने बताया कि राइट ऑप्शन पता है तो आप डायरेक्ट टिक कीजिए, अगर नहीं पता है तो एक एक करके हटाते जाइए, राइट ऑप्शन पे पहुंचिए। तो रक्तहीन क्रांति, रक्तहीन क्रांति यानी कि ऐसी क्रांति जिसमें रक्त नहीं बहा था। तो
तो फ्रांसीसी क्रांति रक्त बहा था, द्वितीय विश्व युद्ध रक्त बहा था, रूसी क्रांति रक्त बहा था, भूदान ग्राम आंदोलन में रक्त नहीं बहा था। ये एक विनोबा भावे के द्वारा चलाया गया एक आंदोलन था, जिसमें जागीरदारों को, जमींदारों को बोला गया था कि आप अपनी जमीन, आपके पास जो भी जमीन है उसका कुछ हिस्सा लोगों में दान कीजिए। तो बहुत सारे जमींदारों ने, बहुत सारे जागीरदारों ने जो है अपने ज़मीन का कुछ हिस्सा दान किया था। ठीक है, तो ये एक आंदोलन बन गया था एक तरीके से, भूदान ग्राम आंदोलन, विनोबा भावे के द्वारा। इस क्वेश्चन को घुमा के भी दे सकता है, घुमा फिरा कर, जैसे कि भूदान ग्राम आंदोलन किसने शुरू किया था, तो विनोबा भावे, या विनोबा भावे ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था। ठीक है, तो आपको सभी तरीके से पता होना चाहिए। 8 क्वेश्चन, भारत में विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच अधिकारों के विवाद की स्थिति में निर्णायक की भूमिका कौन निभाता है। अगर अधिकारों को लेकर के सरकारों के बीच में, राज्य सरकारें हो गई, केंद्र सरकार हो गई, या दो राज्य की सरकारें हो गई, तो क्या होता है कि अगर विवाद हो जाए तो कौन जो है निर्णायक भूमिका निभाएगा, बताइए। सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राज्यपाल। तो राइट ऑप्शन है इसका क्या है, ए, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जो है इसमें निर्णायक भूमिका निभाएगी। वो बताएगी कि हाँ जो है अधिकार, जैसे कि आपने न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ा होगा, दिल्ली की सरकार जो है वो एक मतलब विवाद खड़ा रहता है दिल्ली में कि दिल्ली में किसके शासन चलेगा, एलजी का चलेगा या सरकार का चलेगा। तो इसके लिए कोर्ट का मैटर पड़ जाता है। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है, भारत बताइए, शासन किस प्रकार की व्यवस्था जो है, शासन कौन से है, एकात्मक, केंद्रीकृत, संघात्मक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत में शासन की व्यवस्था जो है क्या है, संघात्मक। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्थानीय स्वशासी निकायों में कम से कम डैश पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। बताइए, स्थानीय स्वशासी निकायों में कितने परसेंट, कितने तिहाई जो है महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है, 1 तिहाई, आधे से अधिक, 2 तिहाई, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए, तो महिलाओं के लिए स्थानीय स्वशासी निकायों में 1 तिहाई जो है आरक्षित किया गया है। 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को अनुसूची में रखा गया है। तो बताइए, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को कौन सी सूची में रखा गया है, 7वीं अनुसूची, 8वीं, 6ठी या 12वीं। तो भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी है, वो कौन सी अनुसूची में है, वो है 8वीं अनुसूची में। ठीक है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य या राज्यों को अनुच्छेद 371 के तहत विशेष प्रावधान प्राप्त है। अनुच्छेद 371 के तहत भारत के ऐसे कुछ राज्य हैं जिनको विशेष जो है, जहाँ पर विशेष प्रावधान है। तो विशेष प्रावधान है, तो 371 से संबंधित विशेष प्रावधान कहाँ का है, असम में है, अरुणाचल प्रदेश में है, नागालैंड में है, उपरोक्त सभी में है। तो ये सारे के सारे कौन से राज्य हैं, पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य हैं, और राइट ऑप्शन है डी, सभी में। वेलोनिया क्षेत्र के निवासी मुख्यतः किस भाषा को बोलते हैं। वेलोनिया क्षेत्र के निवासी बताइए किस भाषा को बोलते हैं, जर्मन, फ्रेंच, सिंगली, डच। तो वेलोनिया क्षेत्र के निवासी, वेलोनिया कहाँ पर है, ये वेलोनिया ये आपका बेल्जियम का ही एक हिस्सा है। उसमें वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा लोग बोलते हैं वो बोलते हैं फ्रेंच, वेलोनिया में फ्रेंच बोलते हैं। ठीक है, 14वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण नहीं है। कौन से देश में सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण नहीं है, वर्टिकल जो है पावर का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। ठीक है ना, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन पावर जो है नहीं है, कौन सा है, भारत, श्रीलंका, बेल्जियम या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, भारत में है, बेल्जियम में है और श्रीलंका में नहीं है। यहाँ पर नहीं, तो नहीं को हमेशा मार्क कर लेंगे। तो कहाँ पर नहीं, श्रीलंका में जो है नहीं है। 15वां क्वेश्चन, लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है कि डैश ही सारी राजनीतिक शक्तियों का स्रोत है। सरकार, सारी राजनीतिक शक्तियों का स्रोत कौन है, जनता, नेता, प्रशासनिक अधिकारी या राज्यपाल। लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत कौन सा है, तो लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत क्या है कि जनता ही, राइट ऑप्शन ए, जनता ही सारी शक्ति, राजनीतिक शक्तियों का स्रोत है। अगली बार जनता अच्छा काम नहीं करेंगे तो अगली बार जनता उन्हें वोट नहीं देगी, नहीं जिताएगी। समझ में आया। चलिए, 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। तो
मार्क कर लेंगे कि असत्य पूछ रहा है, बताना है कौन सा सही नहीं है। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि एवं संबंधित क्षेत्र भी कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि एवं संबंधित क्षेत्र कहा जाता है, बताना असत्य है, नहीं ये सत्य है। द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है, ये भी सत्य है। मत्स्य पालन द्वितीयक क्षेत्र में आता है, बताइए क्या मत्स्य पालन द्वितीय क्षेत्र में आता है। फोर्थ पढ़ते हैं। बैंक सेवाएं तृतीयक क्षेत्र में आती हैं, बैंक सेवाएं तृतीयक क्षेत्र में आती है। बैंक, परिवहन, आपकी स्वास्थ्य सेवाएं, संचार, ये सब क्या है तृतीयक क्षेत्र में आती हैं। जो मत्स्य पालन है, ये मत्स्य पालन का मतलब मछली पालन, तो ये किस में आता है, ये प्राथमिक क्षेत्र में आता है, कह रहे द्वितीयक क्षेत्र में आता है, तो ये गलत हो गया। तो हमें बताना था असत्य कौन सा है, तो सी जो है वो असत्य है। मत्स्य पालन यानी कि आपका मछली पालन जो है या पशुपालन जो है, ये सब किस में आ जाते हैं, आपका प्राथमिक क्षेत्र में आ जाते हैं। 17th क्वेश्चन क्या कह रहा है, मानव विकास सूचकांक की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है। मानव विकास सूचकांक की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है, बताइए। विश्व व्यापार संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र विकास प्रोग्राम, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसकी गणना जो की जाती है, राइट ऑप्शन है, गेस कीजिए क्या है राइट ऑप्शन। राइट ऑप्शन सी, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास प्रोग्राम। 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शहरी अमीर परिवार की लड़की के लिए विकास का लक्ष्य हो सकता है। तो देखिए विकास का लक्ष्य बताया गया आपको कि सबके लिए अलग अलग होता है विकास का लक्ष्य। तो एक शहरी अमीर परिवार की एक लड़की है, उसके लिए विकास का मतलब क्या होगा, बताइए। अपने भाई जितनी स्वतंत्रता प्राप्त करना, अपने स्वयं के लिए निर्णय ले सके, विदेश में पढ़ाई कर सके। उपरोक्त में सभी कथन सत्य है। तो जो अमीर परिवार की, बड़े घर की अमीर परिवार की एक लड़की है, उसके लिए क्या हो सकता है, उपरोक्त डी, उपरोक्त में से सभी। यानी कि ऐसा वो चाहेगी कि कम से कम उसके भाई जितनी उसको स्वतंत्रता मिल जाए, स्वयं के निर्णय खुद ले, विदेश में अपनी पढ़ाई कर सके, ये उसकी क्या होगी, इच्छा होगी। 19, निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीयक क्षेत्रक का उदाहरण है। तृतीयक क्षेत्रक बताइए, तृतीयक क्षेत्रक का जो उदाहरण है कौन सा है, कौन सा है, संचार, बैंकिंग, परिवहन, उपरोक्त सभी। अभी देखिए जस्ट ऊपर ही बताया था ना आपको, उपरोक्त सभी, राइट ऑप्शन। 20th क्वेश्चन, सुदीप को बिना उचित कारण बताए नौकरी से नहीं हटाया जा सकता है, बताइए वह किस क्षेत्र में कार्यरत है। यानी कि सुदीप नौकरी करता है, उसको बिना कारण जो है बताए नौकरी से नहीं हटा सकते, उचित कारण बताएं नौकरी से नहीं पे मार्क कर लेंगे, नहीं हटाया जा सकता है, बताइए किस क्षेत्र में कार्यरत है। संगठित क्षेत्र में, असंगठित क्षेत्र में, यानी कि पहला है असंगठित क्षेत्रक, दूसरा है संगठित क्षेत्रक, और सी ए बी दोनों में है, वो ए और बी दोनों में से कोई नहीं। बताइए सुदीप को उचित कारण बताए बिना नौकरी से नहीं हटाया जा सकता है, तो ऐसा किस क्षेत्र में होता है। तो राइट ऑप्शन है बी, संगठित क्षेत्र में होता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में होता है, जहां पर आपको नौकरी से हटाने के लिए कारण जो है उचित कारण बताना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप कल से नहीं आइए, ठीक है। ऐसा जो होता है असंगठित क्षेत्रों में होता है। निम्नलिखित में कौन सा विचार जियुसेपी मैस्सिनी का नहीं था, बताइए कौन सा विचार नहीं था, बताना है। नहीं था तो नहीं पे मार्क कर लेंगे, नहीं था। इटली छोटे राज्यों और प्रदेशों के पाबंदों की तरह नहीं रह सकता, ये विचार उनका था। एकीकरण ही इटली की मुक्ति का आधार हो सकता था, बिल्कुल इनका विचार था। राजशाही का समर्थन ये विचार नहीं करते थे, और प्रजातांत्रिक गणतंत्रों का समर्थन ये करते थे, और यानी कि नहीं था। तो राइट ऑप्शन हमारा सी, ये नहीं था। राजशाही का समर्थन यानी कि राजाओं की चलेगी, ऐसा नहीं कहा था उन्होंने। मेटरनिख कौन थे, मेटरनिख या ड्यूट मेटरनिख है ना, मेटरनिख कौन थे, मेटरनिख कौन थे। ऑस्ट्रिया का राजा, ऑस्ट्रिया का चांसलर, प्रासा का राजा, प्रासा का प्रधानमंत्री। तो मेटरनिख जो थे वो ऑस्ट्रिया का चांसलर, राइट ऑप्शन ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख। इन्होंने क्या कहा था मेटरनिख ने, जब फ्रांस सीखता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है। चलिए
23rd क्वेश्चन क्या कह रहा है? 23rd क्वेश्चन है आपका, फ्रेडरिक लिस्ट कौन थे? संगीतक, दार्शनिक, अर्थशास्त्री, चित्रकार। फेडरिक फेडरिक कौन थे? फेडरिक बताइए। राइट ऑप्शन है सी, अर्थशास्त्री। निम्नलिखित में से किस चित्रकार ने जर्मेनिया का चित्र बनाया है? जर्मेनिया का चित्र बताइए, किस चित्रकार ने बनाया था? जर्मेनिया के चित्र की बात हो रही है। फिलिप वेट, अर्नेस्ट रेडन, फ्रेडरिक सरियू कावूर। तो राइट ऑप्शन है ये ए, फिलिप वेट। जर्मेनिया के चित्र की बात हो रही है यहाँ पे, याद कीजिए। जर्मेनिया के चित्र फिलिप वेट ने बनाया था। कब? 1848। ठीक है, तो इस तरीके से आपके ये 24 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और आप अपने सभी मार्क्स बताइए कि आपके कितने सही गए हैं। और इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम से मिलेंगे देखने के लिए। आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं, क्योंकि अगर आप अटेम्प्ट छोड़ देंगे तो आपका नुकसान है। इस क्वेश्चन को पढ़िए, इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेंगे। पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि उनके भी हेल्प हो पाए। टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।